हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे धातु के रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण सबसे पहले अपन बात करेंगे, जो धातु होते हैं वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो जो धातु है, ऑक्सीजन की बात आई तो मतलब वायु में जलने पर ऑक्साइड बनाती है। जो धातु है वो वह वायु से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। देखिए, अब जैसे धातु है सोडियम, सोडियम धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाती है सोडियम ऑक्साइड Na2O। अधिकांश जो धातुएं होती है वह ऑक्साइड जो बनाती है वह कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। जो ऑक्साइड बनेगा मतलब जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी धातु, वह जो ऑक्साइड बनाती है उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। और उसके साथ साथ प्रकृति किसी किसी ऑक्साइड की उभयधर्मी होती है, एम्फोटेरिक होती है, उभयधर्मी ऑक्साइड। अब ये उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड है ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। मतलब ऐसे ऑक्साइड जो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल का फॉर्मेशन करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि उभयधर्मी निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड है तो कौन कौन से होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, Al2O3 और ZnO, ये है उभयधर्मी ऑक्साइड। आगे देखिए, धातुओं के रासायनिक गुण में अभी अपन ने बात करी ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब धातु पानी से अभिक्रिया करके, जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो जो धातु है वह जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। देखिए, सोडियम की अभिक्रिया जब जल से कराई जाती है तो अपन को प्राप्त होता है एक प्रकार का हाइड्रोक्साइड, जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आगे देखिए, जब धातु की अभिक्रिया अम्लों के साथ कराई जाती है, अम्लों के साथ कराई जाती है तो लवण व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। मतलब जब हम किसी धातु की अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ? अम्ल के साथ, तो बनेगा लवण और हाइड्रोजन गैस। देखिए, जिंक एक प्रकार की धातु है जिसकी अभिक्रिया अपन कराएंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो बनेगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो जिंक क्लोराइड एक प्रकार का क्या है? लवण है। मतलब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करती है। आगे देखिए, अब देखिए, अभी अपन ने बात करी जो अम्ल होते हैं वह लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अब कुछ धातु जैसे तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम जैसी धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इंपॉर्टेंट है कि तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम यह जो धातु होती है वह अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। आगे देखिए, धातु की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया, जो धातु है वह लवण के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? जो धातु होती है वह लवण के साथ अभिक्रिया करके एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। जैसे फेरस एक प्रकार की धातु है, जब इसकी अभिक्रिया अपन कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो कॉपर यहाँ से विस्थापित हो जाएगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा? फेरस आ जाएगा। मतलब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित होती है? विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। अब देखिए, जब फेरस की अभिक्रिया अपन कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो क्या बनेगा? फेरस सल्फेट और कॉपर रिलीज हो जाएगा। मतलब कॉपर की जगह कौन आके बैठ जाएगा? फेरस, क्योंकि फेरस क्या है? अधिक अभिक्रियाशील धातु है कंपेयर टू कॉपर। तो क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट और कॉपर। अब देखिए, कंक्लूजन की बात करें, अपन ने पढ़े रासायनिक गुण, जो धातु के रासायनिक गुण। तो कंक्लूजन क्या है? धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा धातु ऑक्साइड, जो कि क्षारीय और एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी प्रकृति का होगा। जब धातु की अभिक्रिया पानी से कराएंगे तो बनेगा धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और जब अपन धातु की अभिक्रिया अम्ल व क्षार से कराएंगे तो लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। इसके अलावा धातु की अभिक्रिया भी अपन ने बात करी थी जस्ट, धातु की अभिक्रिया जब लवण विलयन से कराई जाती है तो एक नए लवण का फॉर्मेशन होता है और कम सक्रिय धातु है वो बाहर निकल जाती है। ओके, आगे देखिए, अपन ने धातु की अभिक्रिया की बात कर ली कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, क्षार से अभिक्रिया करता है, लवण विलयन से अभिक्रिया करता है, पानी से अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। अब अपन देखेंगे धातु ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया। जो धातु ऑक्साइड जो बना था
धातु ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब ये धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जो धातु ऑक्साइड होता है वह जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करता है। किसका? क्षार का निर्माण करता है, जो कि एक प्रकार का प्रबल क्षार होता है। अब देखिए सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल से कराएंगे तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक प्रकार का कौन सा क्षार है? प्रबल क्षार है। अब देखिए इसी प्रकार सोडियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा पानी से, बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा पानी से, बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार आगे है, कुछ धातु ऑक्साइड सीधे पानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जैसे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड सीधे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। और आगे है इम्पोर्टेंट है कि फेरस ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड पानी में अघुलनशील होते हैं, मतलब ये पानी के अंदर घुलते नहीं हैं और यह किसी भी क्षार का निर्माण नहीं करते हैं। इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अब ये सोडियम जो पोटेशियम है, दो प्रकार के तत्व है सोडियम और पोटेशियम, इनको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह जो दोनों धातु है सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है। यह हवा व पानी के संपर्क में आते ही यह आग या विस्फोट कर सकती है, मतलब आग पकड़ लेती है, विस्फोट कर लेती है। इसलिए सोडियम व पोटेशियम हवा एवं नमी से तुरंत प्रतिक्रिया कर लेने के कारण इनको केरोसिन के अंदर रखा जाता है, केरोसिन के में रखा जाता है। इस वजह से यह जो तत्व होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम की अपन बात कर रहे हैं, ये जो तत्व है यह हवा में रहने पर, हवा में जो अपन रखते हैं इसे खुला छोड़ देते हैं तो यह तेजी से जलता है और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करके आग व विस्फोट कर सकता है। इसलिए इन दोनों तत्वों को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। आगे देखिए, धातु की सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिव सीरीज, ये क्या है? सक्रियता श्रेणी धातु को अभिक्रियाशीलता के अनुसार एक क्रम में जमाया जाता है, जो ही है सक्रियता श्रेणी। मतलब धातु की अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातु को एक क्रम में सेट करते हैं, एक सीक्वेंस में रखते हैं, जिसको ही कहते हैं सक्रियता श्रेणी। अब इस श्रेणी में ये क्रम होता है जिसमें तय होता है कि जो ऊपर वाली धातु होती है वो अत्यधिक सक्रिय होती है और जैसे जैसे नीचे जाते हैं सक्रियता कम होती जाती है। तो इनका जो क्रम है वो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो कि अत्यधिक सक्रिय धातु है। फिर नीचे जाएंगे तो जो क्रियाशीलता है उनकी कम होती जाएगी। तो सबसे ऊपर जो धातु होती है वो होती है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, टिन, सीसा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी और सोना। जिसमें जो नीचे वाली धातु है सोना, जो कि सबसे कम क्रियाशील धातु होती है, और चांदी, सोना, पारा यह बहुत ही कम क्रियाशील होती है। और जो जिंक और लोहा है वो की मध्यम सक्रिय धातु है, मतलब इनकी सक्रियता मध्यम में रहती है, बीच में रहती है, ना तो अत्यधिक सक्रिय धातु है ना ही बहुत कम अक्रिय धातु है। तो इस क्रम के आधार पर जो विस्थापन अभिक्रिया है उसको किया जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापित हो जाती है। तो इस क्रम के आधार पर अपन तय कर सकते हैं कि कौन सी धातु तो क्रियाशील है, कौन सी धातु तो अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। तो जो ऊपर वाली अभी अपन ने बात करी थी सोडियम और पोटेशियम इतने अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन के अंदर डुबो कर रखा जाता है। अगर इन्हें हम हवा में खुले रख देंगे तो यह आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि यह जो दोनों धातु है यह बहुत ही अधिक क्या होते हैं, क्रियाशील धातु होते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।